मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हाल ही में घोषणा की है जिसमें 12वीं की शेष बची हुई परीक्षा जून के पहले व दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज जारी की है जो आपको आगामी परीक्षा में मददगार होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मुद्गल और आपका लिटिल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज हम टॉपिक पे बात करेंगे जो है 12th पॉलिटिकल साइंस एमपी बोर्ड का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर में जो पार्ट है वो वन पार्ट है, सर फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है। तो जो पहले पार्ट में बात की जा रही है वो बात की जा रही है शरणार्थियों की समस्या, उत्पत्ति और कारण और उसके प्रभाव के बारे में, यानी चैलेंजेस द फ्रंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं कि शरणार्थियों की समस्या है क्या है शरणार्थी। सबसे पहले शरणार्थी को समझने के लिए हमें इंडियन इंडिपेंडेंस को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। इंडियन इंडिपेंडेंस के जो 15 अगस्त को हम हर साल मनाते हैं, यानी भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, जबकि पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 अगस्त 1947 को। मतलब ये कि जब भारत अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में था और जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय फ्रीडम फाइटर्स थे, भारत के लोग थे, भारत की जनता थी, वो चाहती थी अंग्रेजों से उन्हें छुटकारा मिले और भारत देश आजाद हो जाए। अब भारत देश आजाद होने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था और फाइनली एक डेट घोषित की गई 14 और 15 की मध्य रात्रि, यानी 14 और 15 की मध्य रात्रि को एक अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद जो देश में स्थिति उत्पन्न हुई वो ज्यादा बेकार थी, वो ज्यादा दर्दनाक थी। अब हुआ क्या, 14 तथा 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो घोषणा की गई थी वो घोषणा में ये कहा गया था कि भारत का बंटवारा हो गया है, भारत अलग मुल्क बन तो गया है लेकिन बंटवारे के साथ, यानी भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग क्षेत्र, यानी बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में हो गया है। अब इसमें प्रॉब्लम्स ये आई कि जो पहले भारत में रह रहे थे जब पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, अब उनके लिए समस्या थी कि डिवाइडेशन हुआ कैसे है, वो लाइंस कहाँ से खींची जाएंगी, लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहां पर क्या वो रह पाएंगे या नहीं। पाकिस्तान साइड से जो हिंदू थे, जो गैर मुसलमान थे, वो भारत कैसे आएंगे, भारत आएंगे तो क्या भारत उनको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। वैसे भारत ने तो ये बात कह दी थी कि जो भी भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है वो जा सकता है, जो भी पाकिस्तान से गैर मुसलमान भारत आने चाहते हैं वो आ सकते हैं, जिसमें सिख समुदाय, जिसमें कि हिंदू, बौद्ध, पारसी, ये सब भारत आ सकते हैं। लेकिन अनाउंसमेंट जो होती है वो हमेशा उसके ग्राउंड लेवल पे उसकी रिपोर्ट्स कुछ अलग ही देखने को आती है। अनाउंसमेंट तो हो गई, आप अभी देख सकते हैं कि कोरोना के समय काल में भी सब लॉकडाउन पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो बड़े बड़ी सिटियों में, बड़े बड़े शहरों में जो लोग रह रहे थे, जॉब कर रहे थे, मजदूर थे, तो वो अलग अलग रास्तों से, किसी को सुविधा मिली है नहीं मिली है, किसी को बस में किराया नहीं है, किसी के पास ट्रेन के लिए किराया नहीं है, ठीक है, कई लोग पैदल ही चल रहे हैं, कई लोग मारे भी गए हैं। तो यही जो आज स्थिति है वही स्थिति उस जमाने में थी, यानी 1947 के विभाजन में थी। तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि आज जो कोरोना वायरस के संकट काल में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है मजदूरों के साथ में, या जिनके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, इंडस्ट्रीज डाउन हो गई हैं, तो बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज छोड़ छोड़ के अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं। सेम स्थिति उस टाइम पे भी थी। अब उस टाइम पे लेकिन स्थिति ये देखी गई कि भारत से कई लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आना चाहते थे। अब पहले जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, चाहे पाकिस्तान से भारत आए, अब क्या वो लोग पहुंचे, अगर पहुंचे तो उन्हें किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्या उनकी सरकार या हमारी सरकार ने उन लोगों को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, तो उसके लिए आज हम देखेंगे कि केस ऑफ द इफेक्ट ऑफ ओरिजिन, यानी सॉरी कॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ओरिजिन, यानी उत्पत्ति कारण एवं उसके प्रभाव। सबसे पहले सभी को पता है कि जो हमारा भारत था वो ब्रिटिश इंडिया के जो रूलर्स थे वो लोग कैप्चर करके बैठे हुए थे, यानी उन्होंने कब्जा कर लिया था तब से काफी सालों पहले।
तो यहाँ पर सबसे पहले जो रीजन देखने में आता है वो रीजन है पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूलर। बचपन से सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो लोग अपनाते हैं, नहीं फूट डालो और राज करो। तो सबसे पहले ब्रिटिश शासकों की जो नीति है वो क्या है कि भारतीय विभाजन हेतु ब्रिटिश शासकों की नीति फूट डालो और राज करो उत्तरदायी मानी जाती है। इस नीति का अनुसरण करके उन्होंने भारत के हिंदू तथा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया था। ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति वे पाकिस्तान के साथ थी। उस जमाने के वॉयसराय लॉर्ड वेवल ने अंतरिम सरकार में भी मुस्लिम लीग को कांग्रेस के खिलाफ कर दिया था। दूसरा है मुस्लिम सेंटिमेंट्स, यानी मुस्लिम भावनाएं क्या थी। हिंदू तथा मुसलमानों के लंबे समय तक मिलजुल कर साथ रहने के बावजूद भी भाईचारे की भावना विकसित नहीं हो पाई थी। मुसलमान अपने आप को हिंदुओं से अलग मानते चले आ रहे थे और उनकी इस भावना को मोहम्मद इकबाल जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने और बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम ये देखने को मिला कि भारत देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान एक अलग मुल्क तैयार हो गया। ब्रिटिश इनकरेजमेंट टू मुस्लिम कम्युनलिज्म, यानी मुस्लिम सांप्रदायिकता को ब्रिटिश का प्रोत्साहन देना। ब्रिटिश सरकार ने 1870 से मुसलमानों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया था। इस श्रृंखला में भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की आधारशिला रखी गई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करके मुस्लिम लीग को प्रत्येक संभव सहयोग दिया, जिसका परिणाम ये देखने को हुआ कि भारत का विभाजन हो चुका है। कांग्रेस बिहेवियर टुवर्ड मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का व्यवहार। अनेक बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को, यानी जो उनकी डिमांड थी, उनको स्वीकारते हुए उनके साथ समझौते किए, जिससे उनके मनोबल में काफी वृद्धि हुई और उनको बढ़ावा हुआ और उनका जो मनोबल था वो विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण देखने में आया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन द इंटर्म गवर्नमेंट, यानी अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग को सम्मिलित किए जाने का परिणाम शासन की कार्यकारिणी में विभाजित के रूप में उभरा। इस विभाजन के कारण सरकार हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों पर प्रभावी रोक लगाने में असमर्थ रही तथा मजबूरीवश कांग्रेस को भारत का विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इफेक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द रिफ्यूजी, यानी शरणार्थियों की समस्या। भारत विभाजन की दुखदायी घटना के बाद पैदा हुई अल्पसंख्यकों की समस्या ने देश को हिलाकर रख दिया। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लगभग 25 लाख मुस्लिम तथा पाकिस्तान से भारत आने वाले लगभग 1 करोड़ गैर मुसलमान अर्थात हिंदू एवं सिख अल्पसंख्यक थे। भारतीय हिस्से वाले पंजाब एवं बंगाल में लाखों की संख्या में मुसलमान थे, जिनका विस्थापन तथा पुनर्वास सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहा था। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लाखों मुस्लिम पंजाब, बंगाल एवं दिल्ली तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बंटवारे की वजह से काफी ज्यादा उन्हें कठिनाई, दुविधा तथा संकट के दौर से गुजरना पड़ा। इन क्षेत्रों की मुस्लिम आबादी एक विचित्र प्रकार की सांसत में फंस गई थी। वे तथा उनके पूर्वज सदियों से जिस भूमि पर आबाद रह रहे थे, उसी जमीन पर अब विदेशी बन गए थे। अल्पसंख्यकों पर लगातार होने वाले हमलों से हिंसा का स्वरूप इतना विकराल होता चला गया तथा दोनों ओर के अल्पसंख्यक के पास एकमात्र ही रास्ता बचा था कि वो अपनी जान की रक्षा करें और अपने अपने घरों को तुरंत खाली कर दें। अनेक बार तो सिर्फ उन्हें चंद घंटों के भीतर ही अपने निवास स्थल यानी अपने घरों को त्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 1947 में आबादी का स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित तथा त्रासदिक हुआ। इस दौरान धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर परस्पर बेरहमी से मारा। एक घटना चक्र से घबराकर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय पर बहुल वाली क्षेत्रों से गुजरना बंद कर दिया। दोनों ओर के अल्पसंख्यकों ने अपने घरों से भागकर अस्थायी शिविरों में शरण ली। प्रभावित लोगों की सीमा रेखा के दूसरी तरफ पैदल चलकर जाना पड़ा। कल तक जो अपने वतन हुआ करता था, अपना वतन हुआ करता था, वहां की जो मुस्लिम एवं प्रशासन था उससे बेरुखी से पेश आने लगे थे। सीमा के दोनों तरफ बड़ी संख्या में महिलाओं को अगवा कर लिया गया। इन्हें अगवा करके जबरदस्ती धर्म स्वीकारने के लिए और जबरदस्ती उनसे विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। अपने
कुल की इज्जत की रक्षा एवं अपने परिवारों के लिए अपने जो स्वयं बहू बेटियों को मार डाला था। इस त्रासदी में बड़ी संख्या में बालक बालिकाएं अपने माता पिता से बिछड़ गए, जो किसी तरह सीमा पार करने में अगर कामयाबी हुए तो उन्हें वंचित ठिकाना भी नसीब नहीं हुआ। इन लाखों शरणार्थियों के लिए आबादी का आशय महीनों तक, अनेक वर्षों तक किसी शरणार्थी शिविर में गुजार कर रहकर अपना जीवन गुजर बसर करना ही मात्र रह गया था। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रिफ्यूजी प्रॉब्लम की। शरणार्थी समस्या का स्वरूप क्या है? हमारे देश का जो भारत है, हमारे देश का जो बंटवारा था वो जनसाधारण के लिए अत्यधिक कष्टदायक था। हालांकि बंटवारे ने अनेक समस्याएं उत्पन्न की, लेकिन इन समस्याओं में सर्वाधिक कठिनाइयां अल्पसंख्यकों को ही हुई थी। इन अल्पसंख्यकों ने भारत में पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान तथा वहां से भारत आने वाले हिंदू और सिख थे। बंटवारे के फलस्वरूप मुस्लिम तथा सिख समुदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्मूलन हो गए थे। पाकिस्तान के निर्माण के बाद जो मुसलमान भारत में रह गए थे उन्हें पहले मिलने वाले अनेक सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ा था। मुसलमानों की सोच ये थी कि भारत में जो सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव हुए हैं वह उनको सताने और उनको परेशान करने के लिए किए गए हैं। अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों ने भीषण हिंसा को अत्यधिक बढ़ावा दिया और दोनों ही ओर से अल्पसंख्यकों के पास एक ही विकल्प मात्र बचा था कि वो अपने अपने निवास स्थलों को तुरंत खाली करें, और मुसलमानों के पास में से दोनों में से किसी भी देश में बसने का विकल्प मौजूद था। यानी वो पाकिस्तान में भी बस सकते हैं, हिंदुस्तान में भी बस सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में सिख थे उनके लिए कोई भी विकल्प नहीं था और उन्हें सिर्फ एक ही विकल्प चुनना था और उन्हें भारत में रहना पड़ा था। जहां सिखों ने भारत में सहजता से रहते हुए स्थानीय लोगों पर भरोसा किया, वही हमारे देश में बसने वाले मुसलमान हमेशा अपने आस पड़ोस के प्रति ही सशंकित बने रहे थे, शंका करने लगे थे। और भारत में आए शरणार्थियों में से 54% यानी 54% ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहना प्रारंभ कर दिया, जिससे शहरी जनसंख्या में लगभग 41% की बढ़ोतरी हुई। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी भेजें, अपने लोगों को भेजें, जिसकी वजह से हम कोशिश करेंगे कि आपके जो लाइक कमेंट जो आते हैं, आपके जो विचार आते हैं, हम ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकें। ये मेरी पहली वीडियो थी और मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम और बेहतर तरीके से हम काम करें, आप लोगों को जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।